हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेम्ब्रेज क्लासेस। एंड टुडे वी गोना डू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये हमारा ह्यूमन बॉडी का है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का है पार्ट, पता नहीं कौन सा, आप देख लेना वो तो। बट इसको हम लास्ट रखेंगे। मोस्टली सब कुछ आपका ह्यूमन बॉडी में कवर हो गया है। मतलब कि देखो, एक वो चीज़ रह गई है, न्यूरल नर्वस सिस्टम आपका रह गया है एंड कुछ ग्लैंड्स रह गए हैं, ठीक है। तो उनको मैं क्वेश्चंस में कवर करने का सोच रही हूँ, ठीक, क्योंकि वो क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो इसको सेल को ख़त्म करके चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। एंड लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, बताइए कैसा आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। एंड क्वेश्चंस मैं करवा इसकी तो आप वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको कि क्वेश्चन सीरीज नहीं होगी। क्वेश्चन सीरीज तुरंत जैसे मैं सिलेबस ख़त्म कर दूँ ईवीएस और साइंस का, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन सीरीज ही स्टार्ट होगी। क्योंकि क्वेश्चंस के बिना मैं खुद ये बोल रही हूँ, क्योंकि पहले दिन से मैंने बोला है कि क्वेश्चंस इसके बाद करने हैं। फिर भी मुझे जो भी कोई पूछता है कि मैम वीडियोस सफिशिएंट रहेंगी, मैंने कहा वीडियोस सफिशिएंट क्वेश्चंस के बाद रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस मस्ट है। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो करके आप क्रैक कर लोगे तो वो गलत है। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 101% उनको देखना और उनको सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो अच्छा, ये ऊपर करते हैं, फाइन। स्ट्रक्चर सेल सभी को पता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई भी है, बैक्टीरिया है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो प्लांट्स हैं, तो कोई भी है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। सेल से बने होते हैं, इसीलिए हम उनको सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट, अगर आपसे पूछे कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, आप बोलोगे सेल है। वो आपसे पूछे फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो भी सेल है, ठीक है, फाइन। अच्छा, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये क्वेश्चंस को 4 लिखे हैं मैंने। हु सेड दैट सेल्स आर फ्री लिविंग सेल्स, ये बोला था लिविन हुक ने। अच्छा, ये जो सेल्स आर फ्री लिविंग सेल्स, इसका मतलब सिंपल यही है कि जो सेल्स हैं वो लिविंग हैं, ठीक है। तो ये इसको किसने बोला था, ये बोला था लिविन हुक ने। एंड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अभी सब कुछ पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो वो किसने बोला था, वो बताया था, वो डिस्कवर किया था उसको, न्यूक्लियस को, रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर फ्लूइड सब्सटेंस एंड दैट वाज डन बाय परकिंजी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है वो अलग है, प्रोटोप्लाज्म अलग है, सब बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल आप ये चीज़ें नोट डाउन करो। और मुझे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप साथ के साथ पीडीएफ दिया करो। देखो, बहुत अभी लोग हैं, है ना, बहुत क्या मतलब, ऐसा है कि सारे जितने भी हम मुझसे मेरे इन वीडियोस से जुड़े हैं वो सारे मेरे कांटेक्ट में तो नहीं है ना, वो सारे ग्रुप में नहीं है। तो अब कुछ को मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। मैंने इसलिए पीडीएफ नहीं दे रही हूँ एक एक, और वो भी एक एक टॉपिक की पीडीएफ आई एम नॉट गिविंग लाइक दिस। अभी आपको जिस टॉपिक की नीड है उसकी पीडीएफ, आपको अगर एक एक पीडीएफ चाहिए वो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, वो मैं वहाँ पे आपको दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए ईवीएस एंड साइंस की, या फिर साइंस की ऐसे कुछ फुल पीडीएफ चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन वो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पेड कर दी है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अगर वो आप नहीं लेना चाहते, उसकी ज़रूरत नहीं है लेने की। जो वीडियोस देख रहे हो उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ से आप समझ नहीं पाओगे इतना जितना आप इधर समझोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से बोली। और बच्चे बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है पढ़ते पढ़ते, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है यार, स्क्रीनशॉट लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी रखो अपने पास, पेन रखो और नोट्स बनाओ साथ साथ, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। ये दिस इज़ द बेस्ट वे। ना तो पीडीएफ खरीदने की ज़रूरत है और ना सिर्फ सुनने की ज़रूरत है मेरी वॉइस को सुनने के साथ लिखो, उसको अंडरस्टैंड करो, वो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करी। अच्छा, फटाफट से करते हैं, हु गेव सेल थ्योरी। अच्छा, अब ना बात आती है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स थे, ये एक दिए थे हमारे श्वान एंड स्क्लेडन ने। किसने दिए थे, श्वान एंड स्क्लेडन ने, ठीक है।
सेल थ्योरी। और उस सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स जो थे वो क्या थे? फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। यानी कि सारे प्लांट्स एंड सारे एनिमल्स, अपन लोग सारे जितने भी हैं एनिमल ही हैं, जानवर है ना, और जितने भी प्लांट्स हैं सब, ये सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था सेल थ्योरी का। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो सेल्स आते हैं, ये आते कहाँ से? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। देखो, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज ये एक सेल है आपका, और अभी ये सेल बना है, तो ये कहाँ से आया है? ये वाला सेल, ये वाला सेल इस वाले सेल से आया है ना। तो पहले से जो सेल है उससे ही निकलते हैं सेल्स, और न्यू सेल्स डिवाइड करते हैं ना। हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, फॉर ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ के लिए, आई मीन ग्रोथ के लिए सेल्स का डिवीजन जरूरी है। तो सेल्स डिवाइड करते हैं, तो इस सेल से ये सेल बना और एक सेल और बनेगा, ठीक है, फिर सेल बनेगा, फिर सेल बनेगा। तो ये क्या हो रहा है? ये सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग से ही तो आ रहे हैं, जो पहले से एग्जिस्ट हो रखे हैं सेल्स, वहीं से ये सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये था। और ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये एक्चुअली में इस चीज को आगे, सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया था विर्चो ने, ठीक है। सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया था विर्चो ने, और इन्होंने बोला था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, एंड दिस वाज सेड बाय विर्चो। एंड लेकिन इसको हम सेल थ्योरी में लिखते हैं क्योंकि विर्चो ने सेल थ्योरी को आगे फर्दर एक्सपैंड किया था। समझ गए आप इस चीज को? अगर आपसे पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आप बोलोगे श्वान एंड स्क्लेडन ने दी थी। अगर आपसे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये वाला पूछ ले कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड दिस वाज सेड बाय हुम, तब आप बोलोगे ये विर्चो ने बोला था। ठीक, डन, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, चलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ फाइन। सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप्स, ठीक है। हाँ, तो सही बात है। मेरे अंदर कोई सेल्स, देखो मेरे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। कौन कौन से हैं? देखो, रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड में जो मौजूद होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड में होते हैं। प्लेटलेट्स भी सेल्स हैं। और आपके ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में आपके न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स भी सेल्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। और सारे, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, तो ऐसे होते हैं। अब बैक्टीरिया में कुछ सेल्स छोटे छोटे होते हैं, और किसी और में हम देख ले तो बड़े बड़े सेल्स होंगे, है ना। तो मतलब सेल्स जो है अपने साइज और शेप में वेरी करते रहते हैं। तो अगर हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है आरबीसी, तो आरबीसी का शेप अगर बोले तो कि डिस्क लाइक होता है। डिस्क मतलब वो डिस्क आपकी जो होती है ना, गोल गोल डिस्क होती है जो, वही डिस्क लाइक शेप आरबीसी की होती है। नर्व सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम में है ना, ये नर्व सेल जो होते हैं, ये ब्रांच्ड टाइप होते हैं, ब्रांचिंग होती है इनमें, ठीक है। स्किन सेल्स जो है वो फ्लैट होते हैं। स्मूथ सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं। और देखो, सेल्स जो, क्वेश्चन अगर पूछे कि नेम द सेल्स दैट कैन चेंज देयर शेप, जो अपनी शेप ही चेंज कर लेते हैं। अब जैसे आरबीसी है, वो गोल है तो गोल ही रहेगा ना। लेकिन जैसे कोई सेल है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो कौन सा सेल है वो? डब्ल्यूबीसी एंड अमीबा, ये दो ऐसे हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं यार। स्मॉलेस्ट सेल, अगर जनरल में पूछे, सिंपल जनरल में पूछ रहा है, कॉमन, कि भाई स्मॉलेस्ट सेल बताइए आप, तो माइकोप्लाज्मा होगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो कि 0.1 माइक्रोन का है। लार्जेस्ट सिंगल सेल पूछे तो वो एगोफॉस्ट्रिच है। जो एगोफॉस्ट्रिच है वो सिंगल सेल है एक, ठीक है, वो एक सेल है एक। तो ये 17 सेंटीमीटर का होता है, तो ये लार्जेस्ट सेल है, जनरल बोल रहे हैं। अगर आपसे ह्यूमन में पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में डब्ल्यूबीसी और लॉन्गेस्ट आपका नर्व सेल है, ठीक है। तो समझ गए आप बात को? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, शेप ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं एक बार। आपके एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने आपको यहाँ बताना जरूरी समझा।
शेप ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया 4 शेप के होते हैं मेनली। एक होता है सबसे पहला देखो बैक्टीरिया का नाम है ये 4 नाम है बैक्टीरिया के, ठीक है, और ये इनकी शेप है। तो क्या नाम है इनके भाई? एक है बैसिलस बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप का है, जो कि रॉड शेप का होता है, ऐसे ऐसे, है ना, रॉड शेप का। कोकस है, कोकस स्फेरिकल शेप का होगा। विब्रियो है, वो कॉमा शेप का होगा। एंड स्पाइरिलम है, वो स्पाइरल शेप का होगा, ऐसे ऐसे कुछ होगा, स्पाइरल शेप, है ना, कुछ ऐसे शेप होती है, तो वो उसका होगा। तो ये बैक्टीरिया की शेप्स आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेल्स जो है, आपको पता है अभी तक मैंने बहुत बार बता दिया है कि यूनिसेल्यूलर भी होते हैं सेल और मल्टी सेल्यूलर, यानी कि मतलब ये है कि आप कैसे हैं, आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, आपके अंदर एक सेल तो प्रेजेंट नहीं है, ढेरों सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन कुछ होते हैं जिनके अंदर, जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद है, तो उनको यूनिसेल्यूलर कहेंगे। और यूनिसेल्यूलर में आती हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये और भी आते होंगे, मेन ये है, इनको आपको याद रखना है। मल्टी सेल्यूलर में आते हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी हैं, मैन, ठीक है। तो ये मल्टी सेल्यूलर है। आगे बढ़े, आगे अब हमें मेन करना है सेल के बारे में स्ट्रक्चर, भैया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल का स्ट्रक्चर देखो, सेल के स्ट्रक्चर में 3 चीजें यहाँ दी हुई हैं आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अब देखो सेल को समझोगे कैसे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्लांट्स के अंदर भी सेल होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी सेल होते हैं, लेकिन कुछ चीज, इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन बस कुछ चीजें डिफर करती हैं। जैसे कुछ चीजें प्लांट सेल में होती हैं और वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट रहती हैं कुछ चीजें, तो वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों चीजें हमने देखी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सबसे पहले आते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन है। आप अगर सबसे बाहर वाले देखो, मैं अगर बात करूं प्लांट सेल की बात करूंगी, ठीक है, पहले मैं प्लांट सेल की बात करूंगी, एनिमल सेल का आपको उसके बाद समझ खुद ही आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ अगर आप इस सेल जो मैंने बनाया है, ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में जो सेल बन रहा है, इसको अगर आप देखो तो इसकी जो बिल्कुल बाहर वाली लाइन है जो कि ब्लू कलर की है, या आपको ब्लैक दिख रही होगी, ये क्या है? ये है सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में मैंने अभी बताया नहीं ना आपको, कोई बात नहीं, सेल वॉल है ये। उसके बाद जो रेड शेप है, जो रेड लाइन आ रही है पूरे में चारों तरफ, वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, समझो इस चीज को। अब जैसे कि आप इमेजिन करेंगे, आप जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, वो रूम 4 दीवारी का रूम है, ओके। अब वो जो दीवारें हैं, वो जो दीवार है ना, और वो जो दीवार है, वो दीवार मोटी सी दीवार है। अब दीवार बनी बहुत चीजों से होती है, पहले ईंट लगाए जाते हैं, फिर उस पे प्लास्टर किया जाता है, पीओपी जिसे हम कहते हैं, फिर उस पे आखिर में पेंट किया जाता है, ये वो चीजें होती है ना। अब देखो, जो ऊपर वाला पेंट है ना, जो ऊपर वाला, ध्यान से समझेंगे, जो ऊपर वाला पेंट है, बिल्कुल जो जो आप मन पसंद कराते हो, किसी ने ग्रीन कलर रखा है, किसी ने ब्लू कलर करा रखा है ना, किसी ने येलो, पिंक, अपने अपनी पसंद के पेंट है भाई। तो वो जो पेंट है वो आपकी सेल वॉल है। क्या है? वो आपकी सेल वॉल है। अच्छा, आंख बंद करेंगे, समझेंगे, सेल वॉल है। अब सेल वॉल के उसी सेल में देखना है हमें, है ना, सेल वॉल के जस्ट बाद आएगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हमने पीओपी का नाम दिया, प्लास्टर का, है ना, जो प्लास्टर कराते हैं उसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ठीक है, इतनी आप चीज समझ गए, चलो उसके बाद जब आप इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, देखो, देखिए, ये बाहर वाली बिल्कुल सेल वॉल है, ठीक है, इसके अंदर वाले जो रेड पोर्शन आ रहा है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ेंगे, इसको अभी दिखाऊंगी मैं, आगे बढ़ेंगे, पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सेल वॉल के बारे में, या फिर पहले सेल वॉल के बारे में। चलो सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे पहले। देखो, सेल वॉल क्या, सेल वॉल बोलती है कि मैं सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हूँ, एनिमल सेल्स में नहीं होती हूँ। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे यही लिखना है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। यानी कि सेल वॉल एनिमल्स के सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है।
ओके। अब ये जो सेल वॉल है ना, क्या काम करती है, सेल वॉल का काम क्या है, देखो सब इसी सेल के बिल्कुल आउटर कवरिंग है ये सेल की, है ना। जैसे हमारा रूम है, रूम की आउटर कवरिंग पेंट ही तो है ना। तो वो सेल वॉल जो आउटर कवरिंग है बिल्कुल सेल की, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, फंक्शन क्या है उसका, एक तो वो शेप देती है, एक तो वो सपोर्ट देती है, और दूसरी चीज वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती है। देखो कैसे, ये जो सेल वॉल होती है ना, ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि ये रोकती नहीं है किसी को भी, ये किसी को भी अपने आर पार आने जाने देती है। ये फ्रीली परमिएबल है, यानी कि कोई भी इसके आर पार जा सकता है, ठीक है। ये चीज फ्रीली परमिएबल मतलब कोई भी जा सकता है, आ सकता है। ये जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और फंगस में ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर हम सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल वॉल के जस्ट बाद जो लेयर आती है वो सेल मेम्ब्रेन है ना। जो प्लास्टर है या फिर जो ईंटे वीटे आप सारी चीजें कह लो, वो पूरी आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बताऊं, तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये यहाँ से देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये भी शेप देती है, सपोर्ट देती है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ये सेलेक्टिव चीजों को ही आने जाने देती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मेरा कहने का है ये कुछ ही चीजों को आने जाने देती है जो सेल के लिए जरूरी है, और जो सेल के लिए जरूरी नहीं है वो इनको आने जाने नहीं देती, ठीक है। तो ये इसीलिए हम इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो भाई सेल वॉल है, बाहर की पेंट को अगर हम खुरचे बैठकर खच 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 स्क्रैच करें उस पे, है ना, उसका पेंट निकालने की कोशिश करें, तो पूरा पेंट निकल सकता है, वो आराम से निकल सकता है, पेंट तो निकल जाएगा आराम से, है ना। यानी कि क्या हुआ, सेल वॉल जो थी उसने रोका ही नहीं, फ्रीली परमिएबल, भाई कुछ भी कर लो, है ना, आराम से तुम उसको बर्बाद कर सकते हो सेल को, ठीक है। सेल वॉल ने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम जाओ, मुझे तुम तोड़ फोड़ के अंदर जाओ, तो सेल वॉल क्या हो गई, फ्रीली परमिएबल हो गई। लेकिन उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि उसके बाद आता है आपका ईटो और प्लास्टर वाली चीज। अब उसको आप तोड़ने की कोशिश करो या फिर जबरदस्ती उसमें मुक्के उक्के मारो, तो क्या तुम उसमें घुस सकते हो, अब वो तो तुम ईंटे पत्थर लाके कुछ भी कर सकते हो, पर वैसे मैं बता रही हूँ कि कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, जो जरूरी है वही घर में घुस सकता है, अदरवाइज वो घर में नहीं घुस सकता। रूम में आपके वही आएगा जो आपको जरूरी है ना, जो आपके लिए जरूरी है, जो जरूरी नहीं है वो बाहर निकलो, यही चीज होती है ना। तो वही काम सेल मेम्ब्रेन का है कि जो जरूरी नहीं है वो बाहर जाओ, ठीक है। लेकिन सेल वॉल जो बाहर की पेंट है वो सबको ही अंदर कर लेती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से ये बनी किसकी होती है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी है। अब जो मटेरियल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ये सब कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। वाटर भी जाता है अंदर और बाहर, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होता है। अच्छा, अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस में देखो क्या है, देखो अगर पानी, देखो सेल के अंदर पानी गया, ठीक है, पानी गया सेल के अंदर, मूवमेंट कैसे होता है पानी का ये समझेंगे। देखो देखो ध्यान देना, सेल है एक, ठीक है, एक सेल है, उसके अंदर खूब पानी भरा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन है पानी का, और लेकिन उसके सराउंडिंग में, जैसे मान लो ये सेल है और ये कोई सराउंडिंग है उसका, ठीक है, ये सराउंडिंग है उसका। अब इस सेल में बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, फुल पानी सेल के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन आउटसाइड में यानी कि मीडियम यानी कि सराउंडिंग्स जो हैं उसमें पानी नहीं है, यानी कि कम पानी है। तो पानी उस समय क्या होगा, सेल के अंदर तो बहुत पानी हो गया, अब उस पानी को क्या है, थोड़ा बहुत बाहर निकालने की जरूरत है। तो पानी सेल में से सराउंडिंग्स में जाएगा, है ना, सेल से मूव करेगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से मूव कर रहा है किसकी तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ, समझ गए। और ऐसे सोल्यूशन को फिर हम वहां कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेल से पानी बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है वाटर का। और मूवमेंट कैसे होता है पानी का, या ऑस्मोसिस में मूवमेंट कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब सेकेंड चीज अगर हम देखें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, वाटर इनसाइड सेल कम है। अब पानी सेल के अंदर कम है लेकिन सराउंडिंग्स के अंदर काफी है, तो अब सराउंडिंग से पानी सेल के अंदर मूव करेगा। तो ये तो अपना हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर और सराउंडिंग में पानी इक्वल है, तो कोई नेट मूवमेंट पानी का नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आराम से समझ गए आप इन चीजों को, सेल वॉल भी समझ गए आप, सेल मेम्ब्रेन भी समझ गए, ठीक है। ये सारी चीजें तो यहाँ पे खत्म हुई। अच्छा, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, बताओ बताओ, सोचो सोचो, सेल्यूलोज की। और आपकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। फाइन, चले अब उसके बाद अंदर घुसे, है ना। वो अब हम क्या हुआ, अब हम जरूरी थे भाई, हमारा रूम में जाना जरूरी था, तो अब हम क्या हुआ, हम अपने रूम के अंदर घुस गए, हम यानी कि सेल के अंदर घुस गए। अब हम जब सेल के अंदर घुसे तो हमें देखने को क्या मिला, सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है ना, वो दिखती नहीं है, महसूस होती है। वो क्या होती है, रूम के अंदर घुसने पे ऐसे, मतलब वो हर जगह होती है, लेकिन फिर भी जैसे हम इमेजिन कर लो ना, रूम के अंदर हम एंटर करें तो हमें सबसे पहली चीज एयर फील होती है ना, एयर चारों तरफ पूरे रूम में एयर भरी हुई है। इसी तरह से जब हम सेल के अंदर घुसते हैं तो उसमें क्या भरी हुई होती है, फ्लूइड चीज भरी होती है, एयर नहीं होती, फ्लूइड चीज होती है। और उस फ्लूइड चीज का नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है उस चीज का, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अभी आपको दिखाऊं, ये जैसे ये है पूरा जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन सारा देख रहे हो आप, ये सब क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड पोर्शन है ना। मतलब सेल के अंदर ये सारी जो चीजें मैंने बनाई है ना, छोटी मोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी जितनी भी चीजें बनी, ये फ्लोट कर रही होती हैं। एक्चुअली में ये फ्लोट कर रही होती है, क्यों, क्योंकि फ्लूइड है अंदर, और फ्लूइड है तो फ्लोट तो होगा ही सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज हम समझ गए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको और बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया था, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर फ्लूइड सब्सटेंस, परकिंजी, भूल गए, अभी तो बताया था, ठीक है। तो फ्लूइड सब्सटेंस क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है, क्या एक ही है दोनों, नहीं, एक नहीं है। साइटोप्लाज्म तो जो पानी पानी पोर्शन है, जो पानी के जो फ्लूइड पोर्शन है आपके सेल के अंदर का, वो सारा साइटोप्लाज्म होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जो सेल के अंदर जितना भी लिविंग चीज है, सेल के अंदर सारे, और ये जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है ना। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये दोनों, जब हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं किसमें, प्रोटोप्लाज्म में, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, लिविंग मटेरियल होता है सेल का, और वो लिविंग मटेरियल क्या है, साइटोप्लाज्म है और आपका न्यूक्लियस है। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों नहीं है, ये सारी चीजें आ तो गई भाई, साइटोप्लाज्म में सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, अभी सब समझ आएगा। तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में ही आती हैं। तो प्रोटोप्लाज्म अगर कोई पूछे कि क्या है, तो आप बोलोगे लिविंग मटीरियल सेल का जो भी होता है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। और इसमें कौन कौन आता है, न्यूक्लियस आता है और साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है, समझ गए। देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ सेल एंड दैट इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस आपने देख लिया, ये मैंने बना दिया है यहाँ पर, यहाँ पीछे जाने की जरूरत नहीं है। देखो न्यूक्लियस यहाँ लिखा हुआ है सेंटर ऑफ सेल में मौजूद होता है। देखो ये सेंटर ऑफ सेल में बेशक मौजूद होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड पोर्शन है भाई, पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ, एयर भरी हुई है, तो चीजें जो एयर मतलब सेल में वाटर है, ठीक है, एयर मतलब सेल के अंदर बात करें तो वो फ्लूइड पोर्शन वाटर। तो अब फ्लोटिंग तो होगी ना चीजों की, तो न्यूक्लियस भी फ्लोट करता रहता है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए न्यूक्लियस कहाँ है, अगर उसमें ऑप्शन है कि सेंटर में है तो सेंटर, लेकिन अगर लिखा है कि उसकी कोई जगह फिक्स्ड नहीं है, फ्लोट करता रहता है, तो आपको वही ऑप्शन मार्क करना है कि फ्लोट करता रहता है, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस में क्या क्या है, अब देखो न्यूक्लियस में क्या क्या है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मटेरियल है। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, देखो दो मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर चीज होती है ना। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, अब ये बाहर वाली जो चीज मैंने बनाई एक और, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर के चारों तरफ। ठीक है, तो वो हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हुआ, ये जितना भी येलो पोर्शन मैंने पूरे में बनाया हुआ है ना, अब जैसे साइटोप्लाज्म, अब जैसे सेल के अंदर पूरे में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ऐसी न्यूक्लियस के अंदर पूरा फ्लूइड पोर्शन जो है वो क्या है, वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके बाद जो ये रेड पोर्शन है ये आपका न्यूक्लियोलस है। ठीक है, न्यूक्लियोलस है, ये स्मॉल ओवल बॉडी रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। आरएनए, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है। तो न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियोलस इज रिच इन व्हाट, तो प्रोटीन एंड आरएनए में वो है रिच, है ना, प्रोटीन और आरएनए इसमें होता है। ठीक है, और ये साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स भी बनते हैं। इस पिंक वाले ये जो रेड पोर्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म सॉरी न्यूक्लियोलस है, इसमें राइबोसोम्स भी बनते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, ये सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स जो है प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन बनाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये जो रेड पोर्शन है यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स बनते हैं, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूक्लियर मटेरियल आता है, और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल, ये जो चीज देख रहे हो ऐसे गोल ये ऐसी ऐसी वाली चीज है, तो ये चीज क्या है, ये है न्यूक्लियर मटेरियल। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है। यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल में क्या आएगा, क्रोमैटिन आएंगे। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जब हमारा सेल डिवाइड करता ही है सेल ग्रो करने के लिए, तो जब सेल का डिवीजन होता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये थोड़े थोड़े कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, और जिनको हम कहते हैं फिर बाद में क्रोमोसोम्स। यानी कि ये अभी ऐसे हैं, ये बाद में ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये बाद में ऐसे से हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको कहते हैं क्रोमैटिन और इनको कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। समझ गए इस चीज को, सेल डिवीजन के टाइम पे ये फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इन क्रोमोसोम के अंदर होता है न्यूक्लियर मटेरियल, क्रोमैटिन होता है, लेटर ऑन क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या था, न्यूक्लियोलस के अंदर था क्या था, प्रोटीन एंड आरएनए। और अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फाइन। फंक्शनल डीएनए कॉल्ड जीन्स। अच्छा, अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम्स है एक्चुअली में ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। कैसी इंफॉर्मेशन, मतलब अब जैसे पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या जाता है, जीन्स जाती है नहीं जाती, डीएनए जो पापा जी का है वो डीएनए, उसमें से कुछ कुछ चीजें है ना, कुछ कैरेक्टर्स जो पापा के हैं वो बच्चे में आते हैं। तो एक्चुअली में जो पापा जी के क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। तो डीएनए जो पापा का डीएनए है वो बच्चे के डीएनए से क्यों कहते हैं कि मैच करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ये मेरे पापा ये मेरा बच्चा। तो वही चीज है कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। ये कुछ ऐसी क्रोमोसोम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं अपने अंदर, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, है ना, जीन्स जो इंफॉर्मेशन है, जो पापा के जीन्स है कुछ मैच करते हैं बच्चे के जीन्स से। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिस जो डीएनए में होती है, और डीएनए ही ट्रांसफर होते हैं जिनको, और जो ट्रांसफर हो रहे हैं फिर उन फंक्शनल डीएनए को हम जीन्स बोलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं जीन्स ट्रांसफर हुए, है ना।
और जीन्स कैसे ट्रांसफर हुए, डीएनए के, डीएनए जो फंक्शनल डीएनए ट्रांसफर हो रहा है उसी को तो हम जीन्स बोलते हैं, तो इसके थ्रू जीन्स ट्रांसफर हुए। तो समझे आप इस चीज को, आई होप आई मेकिंग इट क्लियर टू यू गाइज कि फंक्शनल डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, है ना। जो जो डीएनए है जो ट्रांसफर हुए हैं पापा से मम्मी, सॉरी पापा से बच्चे में, तो वो ही जीन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, फाइन। फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल नहीं, यहाँ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस लिख लो, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सेल साइकिल रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया लिक्विड मटेरियल है और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये ऑर्गेनेल्स यहाँ आप देख सकते हो। जो प्लास्टिड्स है वो प्लांट सेल में होता है, वैक्यूल्स है प्लांट सेल में होता है, बाकी सारी चीजें आपकी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में होती है। यहाँ एक सेल वॉल होती है या साइट, ये सेल वॉल क्यों नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, आपको बता सकता है, कोई बता सकता है मैंने यहाँ सेल वॉल क्यों नहीं लिखी, सेल वॉल इन प्लांट सेल, कितनी गंदी राइटिंग है यार, लिखा नहीं जाता ना यार से। तो ये जो प्लांट सेल मैं जो सेल वॉल है ये क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, सेल वॉल इन प्लांट सेल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेल वॉल कोई ऑर्गेनेल थोड़ी है, सेल वॉल तो आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग सेल वॉल वाली सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी, और अंदर वाली कवरिंग, ये जो कवरिंग होती है अंदर वाली, ये मेम्ब्रेन है, ये दोनों में मिलेगी, ठीक है। लिख लीजिए, सेल वॉल प्लांट में, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, ठीक है, उसके अंदर वाला न्यूक्लियस दोनों में, और उसके बाद जो ऑर्गेनेल्स हैं सारे जो साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं वो सारे दोनों में, उसमें से ये वाली चीज सिर्फ प्लांट सेल में, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। करते हैं बात सबसे पहले प्लास्टिड्स की ही। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, यानी कि हम इनको व्हाइट भी बोल सकते हैं, और इनका काम होता है फूड को, स्टार्च, ऑयल एक्सेट्रा चीजों को स्टोर करके रखना, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ये प्लास्टिड्स के टाइप्स हैं, ठीक है, ये प्लास्टिड्स के टाइप्स हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं और ये कलर्ड की वजह से फ्लावर्स को कलर देते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिड प्लांट सेल में मौजूद है, यानी कि प्लांट्स के अंदर ही काम कर रहे हैं कुछ कुछ। तो ल्यूकोप्लास्ट इनमें से फूड वूड को स्टोर करता है, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है सभी को पता है ग्रीन कलर होता है और वो फोटोसिंथेसिस में ही मदद करता है पूरा। और प्लास्टिड्स जो है ना, इनका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। देखो जैसे प्लांट में प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, खूब सारे सेल्स है प्लांट के अंदर, उनको हमने प्लांट सेल बोला। अब उन प्लांट सेल में हर सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा, और हर न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, न्यूक्लियर मटेरियल होगा, और हर क्रोमोसोम में ये डीएनए और प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, हर डीएनए और राइबोसोम मतलब कि होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लास्टिड्स जो है, जो प्लास्टिड्स हैं इनका अपना ही डीएनए और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, अपने डीएनए। यानी कि मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि ये सेल है, इसके अंदर कुछ प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर प्लास्टिड्स हैं। ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट बना दिया मैंने, चलो ठीक है, ये प्लांट बना दिया, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, इनके अपने प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, अपने मतलब ये सारे प्लास्टिड्स हैं सेल के अंदर, प्लास्टिड्स होते हैं आराम से है। लेकिन ये जो प्लास्टिड है ना, यहाँ बना देती हूँ, अब इस प्लास्टिड का अपना ही डीएनए है, यानी कि जो डीएनए इस सेल में जो डीएनए मौजूद है और ये प्लास्टिड वाला जो डीएनए है वो अलग अलग है, इसीलिए कह रहे हैं जो प्लास्टिड है उनका अपना डीएनए है, ठीक है। समझ गए इस चीज को आप, अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम्स है। समझ आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा ना तो इन चीजों को नोट डाउन करो, समझ आ रहा होगा यार, बहुत इजी लैंग्वेज बता रही हूँ कि प्लास्टिड्स है, जैसे प्लास्टिड्स सेल्स, जो प्लास्टिड्स हैं वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स है, प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल के अंदर प्लास्टिड है, और हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, यानी कि हर सेल में डीएनए है, हर सेल में डीएनए, हर सेल में डीएनए है। सेल के अंदर जो प्लास्टिड्स हैं उसका डीएनए सेम नहीं होगा,
बस वो ही कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं प्लास्टिड्स का अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो हैं प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, बहुत लार्ज, ठीक है, और कभी अगर एनिमल सेल में बाय चांस मिल गए तो वो बहुत छोटे मिलेंगे, इसीलिए बोलते हैं वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, बट इफ बाय चांस अगर वो एनिमल सेल में मिल जाते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है, लार्जर इन प्लांट सेल। ये क्या करते हैं, ये स्टोरेज सैक्स हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, यानी कि ये जो वैक्यूल्स है ये स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, ये सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट को स्टोर करते हैं अपने अंदर, और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सॉलिड लिक्विड कंटेंट को स्टोर करते हैं, और 50 से 90% जो सेल का वॉल्यूम है, ये सेल है ना जैसे पूरा, तो प्लांट सेल बनाया है मैंने, है ना, इसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल होगा, तो ये 50 से 90% तो ये वैक्यूल्स ही कवर कर लेता है सेल को, है ना, 50 से 90%। अच्छा, उसके बाद अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन स्टोर्ड इन इट, यानी कि ये जो मैंने बता रही हूँ कि स्टोर करता है अपने अंदर, तो ये इन चीज़ों को स्टोर अपने अंदर कर लेता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स है, जैसे ये वैक्यूल्स है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है इसकी, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो है सेल सैप भरा हुआ होता है, ठीक है, सेल सैप भरा हुआ होता है, तो लिख लीजिए ये। उसके बाद लाइजोसोम्स की बात करेंगे, तो लाइजोसोम्स दोनों में होते हैं, लाइजोसोम्स दोनों में होते हैं, और ये एक्चुअली में क्या है, ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, ये सेल को क्लीन रखता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, यानी कि मान लो वैसे तो सेल मेम्ब्रेन किसी बाहरी चीज को जो जरूरी नहीं है उसको अंदर नहीं आने देता, पर अगर बाय चांस सेल के अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल्स घुस भी जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये कुछ अंदर एंटर भी कर जाते हैं, तो लाइजोसोम्स उनको क्या कर लेता है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, यानी कि वो डाइजेस्ट कर लेता है उन चीजों को, ठीक है, वो डाइजेस्ट कर लेता है उन फॉरेन मटेरियल को, इसीलिए कहते हैं ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्यों? देखो, कभी कभी सेल अगर डैमेज हो जाता है, कभी कभी सेल डैमेज हो जाता है, तो इसके अंदर के जो लाइजोसोम्स इसमें जो प्रेजेंट होंगे ना, जो लाइजोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेंगे, ये इस डैमेज सेल को ही निगल लेंगे, मतलब ये डैमेज सेल को, मतलब ये क्या करेंगे, उस सेल, पूरे सेल को ही, डैमेज हुए सेल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं जाकर के, इसीलिए कहते हैं सुसाइडल बैग्स हैं ये, ठीक है, कितना खतरा मोल ले रहे हैं, उस डैमेज सेल को अपने अंदर ले ले रहे हैं, है ना, तो सुसाइडल बैग्स हैं ये लाइजोसोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे, ये भी दोनों में होता है, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है ये? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल है? क्योंकि मैंने आपको याद है, मैंने उसमें बताया था रेस्पिरेशन में कि एनर्जी जो है बन कहाँ रही है जाकर के, सेल टिश्यू में सेल्स हैं, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है, तो वही चीज मैंने बताई थी, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी आर, एटीपी आर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस है सेल का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, ठीक है, ओके। तो और पावर हाउस क्यों है? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और किसके फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, और एटीपी इसका मतलब एनर्जी करेंसी है सेल का। देट टू मेम्ब्रेन्स। अब मैं बात करूं अगर डबल कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यही डबल मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर जो है वो बहुत ही पोरस होता है, और इनर वाला फोल्डेड रहता है। फोल्ड्स क्रिएट लार्जर, अब जो इसके, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ऐसे 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 फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, ये जो फोल्ड्स है ना, ये सरफेस एरिया बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं ताकि एनर्जी आराम से जनरेट हो सके, ठीक है, और इनका भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, खुद के होते हैं, जो सेल के हैं उससे अलग खुद के हैं, इनके अपने डीएनए हैं और अपने ही राइबोसोम्स हैं, ठीक है, इस चीज को आप समझिए।
चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको पोरस का मतलब पता है ना, आउटर वन, जो ये आउटर कवरिंग है ये पोरस है, यानी कि इसमें मटेरियल्स आ जा सकते हैं आराम से, ठीक है, लिक्विड पोर्शन जो भी है वो आ जा सकता है, ठीक है, वही पोरस होता है उसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राइबोसोम्स पे मैंने बता दिया है, राइबोसोम्स आपको याद हो तो अभी बताया है कि उस ये राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ये, ठीक है, और ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल में, जैसे ये सेल है तो ये सेल में ऐसे पूरे में सेल में फ्रीली ये फ्री पार्टिकल्स हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर ये कहीं किसी से अटैच्ड होते हैं तब ये अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। अभी आपको बताती हूँ कौन सा होता है वो, ठीक है। ये अटैच रहते हैं ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अभी समझ आ जाएगा। देखो न्यूक्लियस होता है ना, ये यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ये न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, न्यूक्लियस है ये। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ी हुई है, ये जो देख रहे हो आप, ये चीज है ना, ये चीज क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और मैं कह रही थी कि राइबोसोम्स या तो फ्री होते हैं या इनसे अटैच्ड रहते हैं। तो जब राइबोसोम्स इनसे अटैच्ड रहते हैं, पहले ये समझो, अभी इनसे राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड है, तो ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन अगर जब इनसे राइबोसोम्स जुड़ जाएंगे आकर के, इनसे राइबोसोम्स जुड़ जाएंगे आकर के, पूरे में ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे, तब इनको हम बोलेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, राइबोसोम्स अटैच्ड टू देम। और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, तो यहाँ ये प्रोटीन बनाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स है, यानी कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं और शीट्स हैं, ठीक है, एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, आप खुद ही देख सकते हैं ये लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, सिंपल आपको ये याद रखना है कि ये लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं। अच्छा, स्मूथ हो गया, रफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये काम क्या करते हैं, एक तो ये प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन नहीं बनाते, इसमें जो अटैच राइबोसोम्स हो जाते हैं, जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है तब यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रोटीन बनाते हैं। सेकेंड चीज ये जो स्मूथ होते हैं वो वाले क्या करते हैं, ये फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि लिपिड्स वगैरह का मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इनका काम क्या है, इनका काम यही है, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स वगैरह का मैन्युफैक्चर करना इनका काम होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने समझ लिया, इसको साइड रखना। अभी बात करेंगे हम एक और ऑर्गेनेल की, जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस, क्योंकि ये इसी से जुड़ा है, आपको इसी से समझ आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये है गोल्जी अपैरेटस, आप देख सकते हैं ये है ना, जो अब देखो हिंदी में लिखा है मैंने समझने के लिए, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बन रहा है, ठीक है, हमने देखा प्रोटीन, फैट, लिपिड्स वगैरह वहां बन रहा है, ठीक है, जो भी मटेरियल वहां बन रहा है वो सब गोल्जी अपैरेटस के थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है। कहाँ, जहां नीड हो, सेल में जहां पे भी जरूरत है उनको, उन मटेरियल्स को वहां पर डिलीवर कर दिया जाता है, और ये काम करता है गोल्जी अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खाना बन गया, उस खाने को स्टोर कर लिया गोल्जी अपैरेटस ने, उस खाने को पैक कर लिया, पैकेजिंग है ना, पैक कर लिया उस खाने को गोल्जी अपैरेटस ने, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो कुछ मॉडिफिकेशन भी कर दिया उसमें, कि मतलब कि कुछ और उसमें इंक्लूड कर दिया, या फिर जो ज़रूरी नहीं है उसको थोड़ा हटा सा दिया, है ना। तो ये सारा काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। तो क्या करा, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी खाना बनकर आया वो गोल्जी अपैरेटस ने उसकी पैकिंग वैकिंग कर ली, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस एक और चीज करता है, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन, और लाइजोसोम्स क्या आते हैं, सुसाइडल बैग्स, है ना। और उसके बाद एक और काम करता है, ये क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर मेड इन देम फ्रॉम सिंपल शुगर्स, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स को बनाता है, किससे, सिंपल शुगर से, ठीक है। तो ये तो हो गया गोल्जी अपैरेटस का काम।
तो आपने यहाँ पे ऑर्गेनेल्स देख लिया एक्चुअली में। तो एक बार उसको ज़रा रिवाइज सा करते हैं आंखें बंद करके कि सेल था, सेल में सबसे पहले सेल वॉल थी जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल के केस में सेल वॉल नहीं होगी, सीधा सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा। फाइन, अब हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल आई जो कि फ्रीली परमिएबल होती है, किसी को भी घुसने देती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आई जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। फाइन, उसके बाद हम अंदर आ गए, हमने साइटोप्लाज्म को फील किया, फ्लूइड पोर्शन है ना, जो कि अगर हम रूम में देखें तो वो एयर वाला चीज़ है ना। तो उसके बाद यहाँ पे फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्म पूरे में भरा हुआ है। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है फ्लोट करता रहता है। क्वेश्चन अगर आए, अगर सेंटर में मिले आपको, ऑप्शन सेंटर मिले तो वहाँ सेंटर टिक कर देना, अदरवाइज फ्लोटिंग है ये न्यूक्लियस भी, फ्लोट करता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो गोल गोल रेड वाला पोर्शन न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद न्यूक्लियस में ये जो गोल गोल वाला पोर्शन वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो येलो वाला पोर्शन था, यानी कि सिर्फ कलर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया, एक्चुअली में इनका कलर ये नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो यहाँ पे फ्लूइड पोर्शन जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियस मटेरियल जिसको कहते हैं, जिसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। और ये क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, डीएनए जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए कंटेन करते हैं अपने अंदर, डीएनए एंड प्रोटीन। कौन? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए एंड प्रोटीन होता है, ठीक है। फंक्शनल डीएनए को जीन्स बोलते हैं, ये हमने समझ लिया। उसके बाद हमने बात करी कुछ ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले प्लास्टिड आया, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। उसके बाद वैक्यूल्स आए, वैक्यूल्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, अगर एनिमल सेल में हुए तो वो छोटे छोटे होंगे। उसके बाद वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम है स्टोर करता है वो चीज़ों को, ठीक है, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, ये सब स्टोर करके रखता है। उसके बाद लाइजोसोम्स आए जो कि खतरा वाली चीज़ है, यानी कि सुसाइडल बैग्स है। माइटोकॉन्ड्रिया आया, पावर हाउस ऑफ द सेल जहाँ पे एनर्जी बन रही है। राइबोसोम्स आए जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आया जहाँ पे खाना बन रहा है, एक्चुअली में फैट्स एंड लिपिड्स वगैरह जो सेल के लिए ज़रूरी है। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस आया जहाँ पे ये खाना पैकिंग वगैरह होती है खाने की, ठीक है। एक्चुअली में सेल यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन सेल में अभी दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। दो तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ पे आप इसको डिफरेंस अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप इस डिफरेंस को देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस है ये, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए और इसको आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। क्या होता है प्रोकैरियोटिक? प्रो मतलब बिफोर, ठीक है। कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब बिफोर, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ओके। यू मतलब ईयू मतलब ट्रू, ट्रू, ठीक है, ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो अब आप समझ सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वगैरह होगा और लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस से पहले न्यूक्लियस नहीं है, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और इसमें ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सिवाय राइबोसोम्स के, ठीक है। ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। और जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो भी मटेरियल होगा, डीएनए वगैरह जो भी मटेरियल होगा वो ऐसी फ्री होगा, ठीक है, न्यूक्लियोइड जिसको हम कहेंगे। यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर, बाकायदा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और ये यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों हो सकते हैं। राइबोसोम्स होते हैं इसमें, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है इसमें सब होता है। ये डेवलप्ड वाला है, ये डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो समझ गए इन चीज़ों को आप। यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी कंप्लीट करते हैं, थैंक गॉड ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा इसके बाद वाला जो भी है नेक्स्ट उसको करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।